चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस माह में मेरा शायद फर्स्ट क्लास होगा और कुछ क्लासेज जो बचे हैं 8-10 क्लास में मैं आपको इधर फिनिश करने का जो सिलेबस से प्रयास करूंगा और पॉलिटी वाला में फिर हम लोग काम करेंगे। बहुत कम लोग अभी तक प्रेजेंट हुए हैं, प्रेजेंट थोड़ा सा होंगे तो अच्छा लगेगा। फिर भी मैं शुरू कर देता हूं, काफ़ी इंतज़ार किया, अब मैं शुरू करता हूं। शुरुआती दिनों में जब शुरू मैंने किया था तो उस समय मैंने परिचय दिया था और सरकार के तीनों अंगों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। और सामान्य जानकारी देने के बाद मैंने जब भारतीय संविधान की विशेषता बताई थी तो भारतीय संविधान की विशेषता बताते वक्त भी मैंने न्यायपालिका के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी थी। आप यह जानते हैं कि भारत में जो शासकीय अंग और कार्यकरण हैं, जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है, वे मुख्यतः दो अवधारणाओं से प्रभावित हैं या दो अवधारणाओं जो शासकीय प्रतिमान हैं उसी से प्रभावित होकर भारत में शासन की संरचना, प्रक्रिया और कार्यकरण को निर्धारित किया गया है। और इसमें एक है संघवाद, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पहले भी आपको बताया है कि भारत की जो शासन और व्यवस्था है वह संघात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के समन्वय पर आधारित है। संपूर्ण रूप में न तो फेडरल है, न टोटल फेडरल है, न टोटल पार्लियामेंट्री है। देयर आर कोलैबोरेशन ऑफ द फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के बीच में समन्वय है और उसी पर हमारी व्यवस्था आधारित है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारी व्यवस्था संघवादी देशों की जैसी भी विशुद्ध नहीं होंगी और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों या ब्रिटेन जैसे भी विशुद्ध नहीं होंगी। हमारी शासन व्यवस्था में दोनों देशों की विशेषताओं और दोनों प्रकार की शासकीय प्रतिमान के कारण विशिष्ट प्रकार की हमारी न्यायिक संरचना, प्रक्रिया और कार्यकरण है और न्यायपालिका पर हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं आज न्यायपालिका के बारे में आपको सामान्य जानकारी दूंगा, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करूंगा। न्यायिक संरचना जो एकीकृत है उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में सामान्य जानकारी देने के बाद मैं फिर न्यायिक जवाबदेहिता, न्यायिक क्षेत्र में सुधार और न्यायपालिका से संबंधित कुछ सुझाव और जो प्रक्रिया और विवाद के जो विषय होंगे उसी पर मैं आपको रखूंगा, जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप यह जानते हैं कि शासन के 3 अंगों में एक न्यायपालिका है, वो सभी प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे शासकीय प्रतिमान लोकतांत्रिक हो, समाजवादी हो, गैर लोकतांत्रिक समाजवादी हो या अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था हो, इवन की तानाशाही वाली व्यवस्था भी हो, यदि न्यायिक व्यवस्था अगर वहां निष्पक्ष, ईमानदार, व्यवस्थित और निश्चित सिद्धांतों पर आधारित नहीं होंगी तो न्याय व्यवस्था के अनिश्चित स्वरूप के बाद पूरी व्यवस्था जो है वह भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए हर शासकीय प्रतिमान में, हर प्रकार की शासन व्यवस्था में, चाहे उसके शासन का स्वरूप किसी प्रकार का भी हो, वह न्यायपालिका का व्यवस्थित स्वरूप, कार्यकरण और संरचना का स्पष्ट होना आवश्यक है। चूंकि भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली का समन्वय है। इसलिए हमारी न्यायपालिका विशिष्ट रूप में कार्य करती है। फिर पढ़ाने के बाद मैंने एक टॉपिक लिखा है कि भारत में न्यायपालिका कहां तक संरचना, प्रक्रिया और कार्यकरण में संघात्मक है और कहां
संरचना, प्रक्रिया और कार्यकरण में एकात्मक है। पूरी बातें तो तब स्पष्ट होंगी जब पूरी न्यायपालिका पढ़ लेंगे, लेकिन यह एक प्रश्न बनता है और इस प्रकार के प्रश्न जो इसके परिचय से रखे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। एक बात और बताया था कि न्यायपालिका में विधि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और जस्टिस मेन होता है उसका कार्य में। दुनिया के किसी भी देश में जो न्यायपालिका होंगी, वह न्यायपालिका न्यायिक कार्यों का निष्पादन करेंगी और न्यायिक कार्य की यदि निष्पादन की बात कहें तो न्यायिक कार्यों के निष्पादन में विधि की व्याख्या और न्याय करना महत्वपूर्ण है। हमारी न्यायपालिका भी इसी प्रकार की कार्य करती है। हमारी भारत में जो न्यायपालिका है यह प्राथमिक अपने न्याय विषयक यानी विधि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और जस्टिस से न्याय करती है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका है इससे अलग बढ़कर भी कुछ कार्यों को निष्पादित करती है। 1990 के बाद भारतीय राजनीति और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है, वैसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका अभिभावक होने के नाते थोड़ा अपने मूलभूत कार्यों को, मौलिक कार्यों से आगे बढ़कर वैसे कार्य भी निष्पादित करना शुरू कर दी है जो कार्यकारी प्रकृति की कार्य है। मैं एक उदाहरण देकर यहां समझाऊं कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में आपने देखा कि उस घोटाले के मामले में सरकार ने, न्यायपालिका ने खुद मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू कर दिया, जो एग्जीक्यूटिव टाइप का फंक्शन है। इसीलिए सभी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में शासकीय कार्य गतिविधियों में थोड़ी सी परिवर्तन या अलग प्रकार का स्वरूप दिख रहा है। हमारी न्यायपालिका के कार्यकरण में भी ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्राथमिक तौर पर न्यायपालिका का कार्य न्यायिक कार्यों का निष्पादन है। भारत में भी जो न्यायपालिका है वह प्राथमिक और मौलिक रूप में अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन करती है, जिसके अंतर्गत विधि की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और जस्टिस प्राथमिक होता है। मैं शासकीय निकाय वगैरह की भी मैं चर्चा करूंगा कि तीन न्यायिक निकाय हैं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। सबसे नीचे जो है वह अधीनस्थ न्यायालय है, जिसका लोकप्रिय नाम जो है वह जिला न्यायालय है। हालांकि मूल संविधान में सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय शब्दावली ही रखी गई है, लेकिन अधिकाधिक प्रयोग में जिला न्यायालय बहुत लोकप्रिय और प्रचलित हो चुका है। हालांकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शब्दावली नहीं की गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह की चर्चा जरूर आ गई है, लेकिन उसके आधार पर यह सबऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे हम लोग, 3 देखेंगे। तो यह समान बातें मैंने बताया, केवल यह आपको बता दिया कि अन्य देशों के समान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न्यायपालिका से न्यायिक व्यवस्था के न्यायिक कार्यों के सुचारू निष्पादन की अपेक्षा की गई है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, इसलिए हमारी न्यायपालिका अभिभावक के रूप में यानी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत सदृश कार्यों का निर्वहन कर रही है या अपेक्षा की जाती है। लेकिन हमारी न्यायपालिका न्यायिक रूप में सर्वोच्च होकर भी अमेरिका जैसी संविधान सर्वोच्चता घोषित करता है वैसा डिक्लेरेशन नहीं है। हमारी न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से पृथक है, लेकिन अमेरिका जैसा जहां सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक रूप में कार्य करते हैं, यह ठीक है कि चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत कभी कभी एक दूसरे से संबद्धता होती है। हमारे यहाँ भी इस प्रकार की बात है, लेकिन न्यायपालिका को अलग किया गया है। भारत में जो न्यायपालिका है वह संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अभिभावक है। भारत में जो न्यायपालिका है शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत होने के कारण सर्वोच्चता जैसी स्थिति को कायम की है। भारत में न्यायपालिका को
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मिला हुआ है। अमेरिका से प्रभावित होकर ही मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका से व्यापक परिप्रेक्ष्य में मिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वहां तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जबकि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, इसलिए व्यापक है। यह भी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अंतर यह है कि हमारी जो न्यायपालिका है वह दोहरी न्यायपालिका नहीं है, जबकि संघवाद के अंतर्गत दोहरे सिद्धांत की परिकल्पना की जाती है। जहां भी संघवादी व्यवस्था होती है वह शासन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों स्तर पर दो प्रकार की होती है। संघीय विधायिका, राज्य इकाइयों की विधायिका, संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका। तो दोहरी न्यायिक न्यायपालिका भी संघवादी विशेषता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मैं इन्हीं बिंदु पर काम करूंगा समान परिचय के बाद कि कहां तक भारत में न्यायपालिका संघात्मक है, कहां तक भारत में न्यायपालिका एकात्मक तो नहीं लेकिन एकात्मक सदृश दृष्टिगोचर होती है। भारत में न्यायपालिका अमेरिका से वर्तमान समय में सशक्त स्थिति है, लेकिन संवैधानिक रूप में अमेरिका जैसी डिक्लेरेशन सर्वोच्चता की भारत में न्यायपालिका को नहीं किया गया है। और भारत में कालखंड के अंतर्गत न्यायपालिका सशक्त और मजबूत हुई है। हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि भारत में वर्तमान समय में न्यायपालिका का सशक्त, मजबूत और प्रभावी होने के पीछे कौन उत्तरदायी कारण है। आज के लेक्चर में यही महत्वपूर्ण बात होंगी। तब फिर सर्वोच्च न्यायालय, वह आप लोग भी देखिएगा, हल्का मैं पढ़ा दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और कार्यकरण में सामान्य बातों को नेक्स्ट कल की क्लास में मैं बताऊंगा। तब न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन और अन्य पक्षों की मैं बारे में जानकारी दूंगा। चलिए, तो आप आज के जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग विचार करें कि भारत में जो न्यायपालिका है उसकी संरचना, कार्य और प्रक्रिया क्या संघवादी पूर्णतः है या संघवाद से भी प्रभावित है, और गैर संघात्मक भी कुछ प्रवृत्तियां, संरचना वगैरह दिखता है। इस बिंदु पर पहले बात करेंगे। तब बात करेंगे कि न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है। दूसरा हम बात करेंगे, और तीसरी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वह परिस्थितियां हैं जिसके कारण आज 21वीं शताब्दी में विश्व की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत की न्यायपालिका को सबसे मजबूत या सशक्त बताया जाता है। इन पर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले भारत में संघवाद है, और संघवाद के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका का दोहरा स्वरूप हो। आप लोग इस बात को जानते हैं, शुरुआती दिनों में भी आपने पढ़ा है, काफ़ी डिटेल आप लोगों ने पढ़ा है कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें होती हैं, संघ की सरकार और राज्यों की सरकारें। भारत में दोहरी सरकार है। आपने जस्ट इसके पहले हमसे पढ़ा, आप लोगों ने यह देखा कि हमारे यहाँ संघीय विधायिका है और राज्य विधायिका है। आपने इसके पहले हमसे पढ़ा संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मंत्रिपरिषद को आप लोगों ने पढ़ा था, और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह को पढ़ा था।
फिर संघीय विधायिका के अंतर्गत आपने संसद को पढ़ा था और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आपने विधानसभा और विधान परिषद और संबंधित बातों को पढ़ा था। आपने यह देखा कि हमारे यहाँ अब तक सर ने जो पढ़ाया, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वहाँ पर संघीय विधायिका, राज्य विधायिका, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका है, लेकिन हमारी न्यायपालिका जो है वह दोहरी नहीं है। कायदे से यदि संघवाद है तो दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह एकल, एकीकृत, पृथक, स्वायत्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो एकीकृत व्यवस्था है, एकल सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। यह सिंगल जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ राज्य की न्यायपालिका अलग नहीं है। राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसी न किसी राज्य में मुख्यालय उच्च न्यायालय का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पटना उच्च न्यायालय बिहार के अंतर्गत है। पटना उच्च न्यायालय के जुडिक्शन में बिहार आएगा, बिहार के जुडिक्शन में पटना उच्च न्यायालय नहीं आएगा। बेसिकली पटना उच्च न्यायालय का सुपरविजन, कंट्रोल और मॉनिटरिंग का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि आप कदापि यह नहीं समझेंगे कि राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं वह उच्च न्यायालय राज्य के हैं, राज्य के अंतर्गत है। बहुत से ऐसे केंद्रीय संस्थान हैं जो किसी न किसी राज्य में है। अनुसंधान संस्थान जो है वह राज्यों में है, लेकिन वह केंद्र सरकार का अभिकरण है, केंद्र सरकार का निकाय है, राज्य सरकार का नहीं है। भारत में तो एकल न्यायिक व्यवस्था है और संघवाद के अंतर्गत तो दोहरी सरकार, दोहरी यानी दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका और दोहरी न्यायपालिका होनी चाहिए, जैसा अमेरिका में है। अमेरिका में न्यायपालिका एक संघ की न्यायपालिका है और राज्यों की अलग न्यायपालिका है। अमेरिका में जो संघीय न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे, संघीय न्यायपालिका, और अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का निचला जो स्तर है वह जिला न्यायालय है। शुरुआती दिनों में संवैधानिक रूप में अमेरिका में दो ही प्रकार की, एक संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका है। संघीय न्यायपालिका के दो स्तर रहे हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद जिला न्यायालय। बाद में और जो जिला न्यायालय, जो संघीय न्यायालय के है, हर राज्यों की अलग अलग न्यायिक व्यवस्था है। जो संघीय न्यायपालिका है, जो संघीय न्यायपालिका है, उस संघीय न्यायपालिका में जिला न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय है। जिला न्यायालय के जो मुकदमे होते हैं उन मुकदमों की अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के थी, इसलिए जो भी जिला न्यायालय के मुकदमे का निर्णय होते थे उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिका में जाता था, मुकदमों का अंबार लगता था। वैसी स्थिति में अमेरिका में सर्किट कोर्ट डेवलप हो गया, परिभ्रमण न्यायालय डेवलप हो गया। अब अमेरिकी संघीय न्यायालय त्रिस्तरीय हो गई है। सबसे नीचा जिला न्यायालय, उसके बाद परिभ्रमण न्यायालय यानी सर्किट कोर्ट जिसकी संख्या 11 रही है, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यह तो संघीय न्यायिक व्यवस्था है। राज्यों में, जो राज्यों में है, हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। अपने भारत जैसा एकल संविधान नहीं है, हर राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, और चूंकि सभी राज्यों का अलग अलग संविधान है इसलिए राज्य की न्यायिक संरचना और न्यायिक स्वरूप अलग अलग हैं। वे हम लोगों का अध्ययन का विषय नहीं है और हमको भी सभी राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। और अमेरिका में इसलिए दोहरी न्यायपालिका है क्योंकि वहां संघात्मक व्यवस्था है, और जहां भी संघात्मक व्यवस्था होंगी वहां दोहरी सरकार की परिकल्पना की जाती है, और न केवल विधायी और कार्यकारी स्तर पर दोहरी सरकार वाली व्यवस्था रहती है, बल्कि न्यायिक स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में इसलिए अलग है कि भारत में
एकल न्यायिक व्यवस्था है और एकल न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के समय में विकसित हुई है। हमारी जो भी सिस्टम है, जुडिशरी की सिस्टम है, वह जूरी सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से प्रभावित हुई है और इस कारण हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है। स्पष्ट है कि हम कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका का एकल स्वरूप संघात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संघवाद इस बात की मांग करता है कि दोहरा स्वरूप होना चाहिए, लेकिन दोहरा न होकर एकल है और यह संघात्मक नहीं एकात्मक संरचना दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह एकात्मक जैसा देखकर भी एकात्मक नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां अमेरिका जैसा ही न्यायिक पुनरावलोकन मन प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को रखा गया है। क्या है जुडिशियल रिव्यू? हम लोग यह जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से प्रभावित होकर भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की ऐसी शक्ति जिस शक्ति के बदौलत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के यानी अपने क्षेत्राधिकार में विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच हो सकती है, और न केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को, संविधान जनित कार्यों को देखने का काम करेंगे, बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। और सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय हुआ और उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय हुआ, उसका नाम भी अधीनस्थ है, जिसको जिला न्यायालय कहा जाता है। तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को प्राप्त ऐसी शक्ति जिस शक्ति के बदौलत ये अपने क्षेत्राधिकार में विधायिका और कार्यपालिका के संविधान जनित और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यों का निरीक्षण करने की शक्ति रखते हैं। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों को भी वह देखते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अपने भी पूर्व की कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर भारत में न्यायपालिका जो है सशक्त, मजबूत और प्रभावी स्थिति में है। यह तो संघात्मक व्यवस्था हुई। स्पष्ट है मित्रों कि मैंने एक तरफ आपको यह बताया कि संरचना में भले ही सर्वोच्च न्यायालय या भारत में न्यायिक व्यवस्था दोहरी नहीं है, इसलिए संघात्मक नहीं दिखता, लेकिन दूसरी तरफ हम न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा देखते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही भारत में न्यायपालिका को सरकार के तीनों अंगों के ऊपर रख देते हैं। हमारी न्यायपालिका अभिभावक अंग बन जाती है। हमारी न्यायपालिका को अमेरिका जैसा कार्यपालिका और विधायिका और अपने अधीनस्थ क्षेत्राधिकार में न्यायालयों के कार्य गतिविधियों की निरीक्षण जांच करने का अधिकार प्राप्त है, और न्यायिक पुनरावलोकन संघात्मक व्यवस्था जैसी भारत की न्यायपालिका को सशक्त, मजबूत और प्रभावी स्थिति में लाकर खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल लगता है कि यह संघात्मक है। दो बातें हमने बताया, अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि हमारी संरचना से एकात्मक है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन से संघात्मक है। अब देखिए, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित होता है, लेकिन आपके यहां संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता डिक्लेरेशन घोषित नहीं है। व्यवहार में हमारे यहां न्यायिक सर्वोच्चता जैसी स्थिति है, लेकिन संविधान द्वारा घोषित नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिकी संविधान के अंतर्गत अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च घोषित किया गया है, और वहां न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित है। लेकिन भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा लेने के बाद भी न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है?
ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत में केवल अमेरिका जैसा संघवाद नहीं है। संघवाद होने के साथ साथ भारत में दूसरी तरफ अगर देखें तो संसदीय प्रजातंत्र है या संसदीय शासन प्रणाली है। एक तरफ यदि हम देखें तो भारत में संघवाद न्यायिक सर्वोच्चता की मांग करता है, तो दूसरी तरफ अगर हम संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान और विशेषताओं का अवलोकन करें जो ब्रिटेन के प्रभाव में भारत में स्वीकृत की गई है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर संसद की सर्वोच्चता की मांग है। बताइए, एक ही देश में संघवाद न्यायिक सर्वोच्चता की मांग कर बैठता है और दूसरी तरफ उसी देश में यदि संसदीय शासन प्रणाली है तो संसद या विधायिका की सर्वोच्चता की बात करती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता, इसलिए या तो ब्रिटेन जैसा संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिस्थापित और प्रभावकारी होगा या दूसरी तरफ अमेरिका जैसा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत होगा। चूंकि हमारे यहां संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली दोनों की ही प्रभावी स्थिति है और दोनों का ही समन्वय है, इसलिए हमारे यहां संविधान की सर्वोच्चता कह दी गई है और बीच का रास्ता अख्तियार करने की बात की गई है। अमेरिका जैसा अमेरिकी संविधान से भले ही हमने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को लिया है, फिर भी अमेरिकी संविधान में जैसी न्यायपालिका की सर्वोच्चता घोषित कर दी गई है वैसी हमने सर्वोच्चता घोषित नहीं की है और न ब्रिटेन जैसा हमने विधायी सर्वोच्चता किया है। हमने तो संविधान की सर्वोच्चता जरूर किया है, लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में यदि हम देखें तो भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता ही व्यवहार में देखने को मिलती है, क्योंकि संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली दोनों है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर संघवाद की वरीयता वाली स्थिति है और न्यायपालिका की आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता और सर्वोच्चता के अंतर्गत जो प्रावधान है उसे बातें यह देखने को मिलेगी। एक और बात मैं बता दूं कि चाहे संरचना की बात करें या न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की बात करें, अमेरिका से प्रभावित होकर भी हमारे भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है अमेरिका से जरूर ली गई है, लेकिन अमेरिका से थोड़ा सा अलग है। आप लोग याद कीजिए, विशेषता में भी मैंने पढ़ाया होगा, हमने बताया कि ठीक है हम न्यायिक पुनरावलोकन यानी कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से प्रभावित होकर ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड है। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है। जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अमेरिका, बट इन इंडिया हमारे यहां अगर देखिएगा तो हमारे यहां अमेरिका जैसा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड नहीं है। हमारे यहां जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह विधि या संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहां संविधान और विधि द्वारा स्थापित है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में न्यायपालिका समय सिचुएशन के अनुसार अपनी न्याय या रिव्यू करती है, लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है जब अपने जुडिशियल रिव्यू की फंक्शनिंग को वह कार्य रूप देंगी तो ऐसी स्थिति में वह हमारा संविधान या विधि विधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके आलोक में, उसके लाइट में ऐसा काम करेगी। स्पष्ट है कि निश्चित रूप में हमने संघवादी व्यवस्था अमेरिका से प्रभावित होकर जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को जरूर लिया है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम अलग दिखते हैं, क्योंकि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू संविधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा यह भी एक अंतर आपको देखने को
मिल रहा है कि अमेरिका से भले ही हम प्रभावित हैं, लेकिन अमेरिका में केवल सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। वहां फेडरल सिस्टम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बाद डेवलप्ड हुआ है सर्किट कोर्ट, और उसके नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में जो है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहां सर्किट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू को पावर नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जबकि भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, पढ़ेंगे हम लोग आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही जुडिशियल रिव्यू का पावर है। यहां भी अमेरिका की तुलना में थोड़ा सा विस्तृत व्यापक दिखता है, व्यापक दिखता है। अब यहां एक प्रश्न और स्पष्ट कर दें, आप कहिएगा कि सर अमेरिका में भी अगर त्रिस्तरीय संघीय न्यायपालिका हो गई है, जिला न्यायालय, उसके ऊपर परिभ्रमण न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, अपने यहां भी त्रिस्तरीय है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो क्या भारत में जो हाई कोर्ट है और अमेरिका में जो परिभ्रमण सर्किट कोर्ट है, दोनों बीच वाला है, तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है। इसलिए नहीं है कि अमेरिका में ओरिजिनल अगर देखें तो फेडरल जुडिशियरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता था। चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जो अपील वगैरह होते थे वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, इसलिए उसको कम करने के लिए एक जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ और सर्किट कोर्ट वहां परिभ्रमण न्यायालय आ गया। कई राज्यों के कई राज्यों में जो जिला न्यायालय हैं, उन न्यायालयों को मुकदमे की सुनवाई बीच में रोक देने के लिए और जो उचित अपील है वही सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसके लिए एक बीच वाला न्यायालय परिभ्रमण न्यायालय बना दिया गया। इसलिए परिभ्रमण न्यायालय है, लेकिन भारत में जितना बीच वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है उतना सशक्त नहीं है। अमेरिका में जिला न्यायालय के जो मुकदमे हैं, उन जिला न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट में वहां का ऊपर वाला न्यायालय जो परिभ्रमण न्यायालय है, सर्किट कोर्ट है, उसके अगेंस्ट में जुडिशरी डिसीजन नहीं देता, उसके अगेंस्ट में नहीं दे सकता है। क्या करेगा? यदि उसको लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वह परफेक्ट डिसीजन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस मुकदमे को वह सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा, अपीलेट सब्जेक्ट बना देगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का डिक्लेयर कर देगा और जिला न्यायालय के मुकदमे डायरेक्ट वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएंगे। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां जो उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय के जो मुकदमे होते हैं उस मुकदमे को निरस्त कर देगा। उस मुकदमे के संबंध में किसी भी पक्ष में जो निर्णय दिया गया है उसे अलग निर्णय वह दे देगा और उसके परमिशन से फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील का क्षेत्र बनेगा। इसलिए भारत में जो उच्च न्यायालय है अमेरिका के परिभ्रमण न्यायालय जैसा बराबर की स्थिति में नहीं देखेंगे। आप देख लीजिए थोड़ा सा, डुअल जुडिशियल सिस्टम, दोहरी न्यायिक व्यवस्था, दोहरी न्यायिक व्यवस्था, इंडिया में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, वहां जो संघीय न्यायपालिका वाली स्थिति है, 3 है, सुप्रीम कोर्ट, सर्किट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिका में। अपने यहां जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां भी बीच वाली जो न्यायपालिका है और हमारी बीच वाली जो न्यायपालिका है हाई कोर्ट, वह बराबर नहीं शक्ति रखती है, क्योंकि वह एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
जो मुकदमे सर्वोच्च न्याय वहां सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसमें ब्रेकर का काम करती है। हमारे यहां जो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके निर्णय के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। मैंने यह भी बताया कि अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू जो है वहां सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है केवल। हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू को जो है हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू का पावर है वह सुप्रीम कोर्ट को और प्लस हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू है वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड है, यानी कानून के उचित प्रक्रिया पर आधारित है। कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड है, उचित प्रक्रिया पर आधारित है। हमारे यहां जो जुडिशियल रिव्यू है वह संविधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अमेरिका में संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की सर्वोच्चता घोषित है। क्यों घोषित है? क्योंकि केवल फेडरल सिस्टम है। हमारे यहां जो है वहां घोषित नहीं है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, लेकिन व्यवहार में हमारे यहां भी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी यानी न्यायिक सर्वोच्चता की व्यवहारिक स्थिति है। यानी ठीक है कि भारत में जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका में अमौर की संघीय विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन वह अमेरिकी संघीय विशेषता एज इट इज भारत में देखने को नहीं मिलती। इसी को मैं बता रहा था जो अब तक लेक्चर में दिया। मैंने कहा कि अमेरिका में तो न्यायपालिका जो है दोहरी न्यायिक व्यवस्था है, डुअल जुडिशियल सिस्टम है, यानी संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग है। हमारे यहां उसे अलग हटकर एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। तो ये दोनों में फर्क है। फिर दूसरा मैंने बताया कि वहां की संघीय न्यायपालिका 3 टायर दिखता है, लेकिन ओरिजिनल 2 ही टायर है, 2 ही स्तर है। उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, बाद में परिभ्रमण न्यायालय, सर्किट कोर्ट डेवलप हुआ है। जबकि हमारे यहां क्या है? हमारे यहां तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है। यहां अंतर देखने को मिलेगा। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड जुडिशियल रिव्यू है। हमारे यहां क्या है? आवर जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहां अलग है। अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से प्रभावित होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। मैंने बता दिया कि क्यों उसको सर्किट कोर्ट को नहीं प्राप्त है। अमेरिका में संविधान द्वारा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित है। मैंने इसी पर आपको बताया था कि भारत में अमेरिका जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में खाली संघीयवाद नहीं है जो डिक्लेयर कर दे कि हमारे यहां न्यायिक सर्वोच्चता है। हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली भी है, और हम जानते हैं कि ब्रिटेन से प्रभावित होकर हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। और संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से प्रभावित होकर लिया है, जहां संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां विधायिका की यानी संसद की सर्वोच्चता होती है। भारत के लिए तो समस्या है ना कि एक तरफ संघवाद खड़ा है जो अपनी न्यायिक सर्वोच्चता की मांग करता है, और दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली भी है जो संसद की सर्वोच्चता की मांग की जाती है। चूंकि संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली दोनों में ही
दोनों हमारे यहाँ अपनाई गई है। इसीलिए हमने बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए हमने संविधान की सर्वोच्चता दी है। लेकिन संविधान की सर्वोच्चता देने के बाद भी व्यवहार में हमने न्यायपालिका को सशक्त, मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए हमने व्यवहारिक रूप में न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन अपनाते हुए न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित कर लिया है। तो यह सभी बातें हमने देखा। स्पष्ट है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कुछ संरचना में गैर संघात्मक विशेषताएं जरूर दिखती है, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ वह संघात्मक विशेषताएं ही अधिकाधिक दिखती है। चूंकि भारत में न्यायपालिका अभिभावक है, न्यायपालिका सर्वोच्च है और संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को निरीक्षण करने, रिव्यू करने का अधिकार है। इसे भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था होने के बाद भी सर्वोच्चता जैसी स्थिति स्थापित हो गई है। भारत का संविधान भले ही न्यायपालिका को सर्वोच्च घोषित नहीं करता है, लेकिन व्यवहार में न्यायपालिका सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर ली है और 1990 के बाद सशक्त न्यायपालिका की उपस्थिति भारत में दृष्टिगोचर होती रही है। और अनेक ऐसे विवाद हुए हैं जहां न्यायपालिका ने अपनी प्रभावी शक्ति का, प्रभावकारी उपस्थिति का परिचय दिया है। तभी तो यह कहा जाता है कि आज की तारीख में पूरे विश्व में न्यायिक संदर्भ में जो कार्य गतिविधियां दिख रही है उसमें भारत की न्यायपालिका बहुत प्रभावकारी और सशक्त भूमिका में है। इवन कि संविधान में कहीं भी न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का जिक्र नहीं है, लेकिन आप यह जानते हैं कि भारत में 1990 के दशक से ही न्यायिक क्षेत्रों में तेजी, सक्रियता, प्रतिबद्धता देखी जा रही है और न्यायपालिका न केवल अपने कार्यों को तेजी के साथ निष्पादित कर रही है, संपन्न कर रही है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका को भी तेजी के साथ अपने कार्य निष्पादन के लिए विवश करती है, उसको प्रभावित करती है, अधिकाधिक उस पर बल देती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी सशक्त उपस्थिति को न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से दिखा दिया है। इसलिए कहीं से भी अब संदेह नहीं किया जा सकता है कि भारत में न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है। संविधान भले ही न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत में घोषित नहीं किया है, लेकिन व्यवहार में अनेकानेक ऐसी प्रवृत्तियां या कारक दृष्टिगोचर हुए हैं जिससे न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत व्यवहारिक रूप में घोषित हो चुका है। इसलिए इन सब विशेषताओं को देखते हुए हम कंक्लूजन या निष्कर्ष यही देंगे कि भारत की न्यायपालिका आंशिक रूप में गैर संघात्मक और कभी कभी एकात्मक दिखती है, लेकिन वह आंशिक और सैद्धांतिक है। व्यवहारिक रूप में, प्रभावी रूप में, अधिकाधिक रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव अगर देखें तो भारत की न्यायिक व्यवस्था संघात्मक ही है। इसलिए एकल होकर भी यह एकीकृत होकर भी यह एकात्मक नहीं, बल्कि एकल और एकीकृत होकर भी संघात्मक है। एक टॉपिक हुआ